इस वीडियो में बेटा हम लोग क्वेश्चन आंसर समझेंगे द इंटरव्यू के। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसके अंदर आप देखेंगे कि दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है वो एक ऐसे है जो इंटरव्यू के बारे में बताता है कि इंटरव्यू के बारे में लोगों के क्या विचार है। इंटरव्यू तो आप समझते ही, इंटरव्यूइंग प्रोसेस जो होती है, ये जॉब वाले इंटरव्यू नहीं है। जो सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू, सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू हम देखते हैं ना, वो वाले इंटरव्यूज़ की बात हो रही है। तो उन इंटरव्यूज़ के ऊपर अलग अलग किस्म के लोगों के क्या क्या विचार रहे हैं उस बारे में एक निबंध है बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। क्या नाम है राइटर का? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। और सेकंड पार्ट में बेटा एक सैंपल है एक इंटरव्यू का। द हिंदू नाम के न्यूज़पेपर में एक इंटरव्यू छपा था अम्बर्टो एको का। अम्बर्टो एको जो है वो एक प्रोफेसर थे और उनका इंटरव्यू लिया था मुकुंद पद्मनाभन ने। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर से ही शुरू करते हैं। एक बार चैप्टर पढ़ लेना, है ना, या कहीं से समझ लेना किसी दूसरे वीडियो से। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू? पॉजिटिव व्यूज क्या है इंटरव्यू के ऊपर, है ना। जो ऐसे है ना क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर का, उसके अंदर मोस्टली तो नेगेटिव व्यूज बताता है, लेकिन कुछ पॉजिटिव व्यूज भी हैं। कुछ लोगों का इंटरव्यू को लेके एक अच्छा पॉजिटिव व्यू है कि ये तो बड़ा फायदे का होता है। अब क्या फायदे होते हैं किसी के भी इंटरव्यू के? आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति का इंटरव्यू देखोगे ना या पढ़ोगे, तो आपको उसकी लाइफ के बारे में पता चलेगा। उसकी लाइफ के स्ट्रगल, उसके ड्रीम्स, उसकी फिलॉसफी, उसकी जर्नी, इन सब के बारे में पता चलेगा। और फिर आप उनसे क्या हो सकते हो? इंस्पायर हो सकते हो। उसके अलावा चैप्टर में लिखा गया है कि इंटरव्यूइंग से आप सच को उजागर कर सकते हो। यानी सच को उजागर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इंटरव्यूइंग। ठीक है, तो यही हम लिखेंगे। सम पॉजिटिव व्यूज ऑन द इंटरव्यू आर दैट। पहला लिखेंगे, इट इज अ ग्रेट मीडियम ऑफ ब्रिंगिंग आउट द ट्रुथ। ठीक है, अगर ये डिफिकल्ट लग रहा हो तो अपन इसको इतना कर लेते हैं, इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ ट्रुथ। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान हो गया। ट्रुथ का एक स्रोत है, सच का एक स्रोत है ये, है ना। सोर्स यानी स्रोत होता है जहां से आपको चीजें मिलती है। यू कैन नो अबाउट योर contemporary by reading their interviews। कंटेम्प्रेरीज क्या होते हैं? समसामयिक लोग, यानी जो आपके समय में एग्जिस्ट करते हैं। आज 200 साल पहले मरे किसी राजा के बारे में जानना हो तो उसकी ऑटोबायोग्राफी आपको मिल जाएगी, उसकी बायोग्राफी आपको मिल जाएगी, आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। लेकिन मान लो आपके ही वक्त का एक सक्सेसफुल व्यक्ति है जो आपकी उम्र का है, आपसे 5 साल बड़ा है। ठीक है, अब उसके बारे में आपको जानना है, तो अभी किताबें तो छपी नहीं है उसके बारे में, अभी उसका जीवन काल भी पूरा नहीं हुआ है। नोबडी हैज़ मेड एनी मूवी ऑन दैट पर्सन। अब उसके बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कि उसका इंटरव्यू देख लो, उसका इंटरव्यू पढ़ लो, है ना। उससे आपको उसका सच पता चलता है। कंटेम्प्रेरी का मतलब समझ गए? जो लोग आपके समय पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो 200 साल पहले थे उनकी नहीं, जो आपके समय में अभी लगभग लगभग आपकी उम्र के हैं। ठीक है, ये सब क्या कहलाता है? आपके कंटेम्प्रेरीज। फिर क्या है इसके अलावा? क्या है बेटा फायदा क्या मिलता है हमको? वी कैन नो अबाउट देयर स्ट्रगल्स, देयर जर्नी, देयर ड्रीम्स एंड देयर लाइफ फिलोसॉफी। लाइफ फिलोसॉफी यानी जीवन को जीने का जो तरीका है, जो विचारधारा है उनकी जीवन के प्रति, वो जान सकते हो आप इंटरव्यू पढ़ के उनका, है ना, जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग होता है। आप उनसे इंस्पायर हो सकते हो। ठीक है, बस इतना सा है आंसर। इसको ज़रा 2-3 बार लिख के याद कर लो। स्पेलिंग्स में गड़बड़ मत करना, फिर वो माफ़ नहीं होती। स्पेलिंग दिखती ना गलत तो मार्क्स कटते हैं। एक बार ग्रामर थोड़ा गलत होता है चल जाता है, स्पेलिंग गलत होती ना उसके मार्क्स कटते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the belief in some primitive cultures about being photographed? कुछ प्रिमिटिव कल्चर्स में, प्रिमिटिव का मतलब क्या है? जो कल्चर्स बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए ना, जो थोड़े से पिछड़े हुए हैं,
जो लोग गहराई में जंगलों में रह गए, खासकर यहाँ पे प्रिमिटिव का मतलब क्या है, जो जंगलों में रहने वाली जनजातियां हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या विचारधारा है, उनके अंदर क्या विश्वास है फोटोग्राफी को लेके, यानी वो लोग क्या मानते हैं फोटोग्राफ्स को लेके। तो राइटर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है कि कुछ प्रिमिटिव कल्चर्स में, यानी वो जो शहर नहीं आए, जो कस्बों में नहीं आए, जो जंगलों में कहीं अपने ही विचारों में रहते हैं, जिन्हें पता ही नहीं टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई, उनको क्या लगता है, उनके अंदर एक ऐसा अंधविश्वास है कि किसी ने आपकी फोटो खींची यानी उसने आपकी आत्मा चुरा ली। ठीक है, तो हम वही लिखेंगे इसके अंदर, द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स। देखो क्वेश्चन में से निकल आया इतना, तो अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड, इतना सारा क्वेश्चन से निकल आया है ना, इज दैट गेटिंग फोटोग्राफ्ड is like getting stolen, robbed, getting robbed of your soul। ठीक है, प्रिमिटिव कल्चर्स में ऐसा माना जाता है कि फोटोग्राफ खिंचवाना, गेटिंग फोटोग्राफ्ड, अपनी फोटो खिंचवाना किसके जैसा है, इज लाइक किसके जैसा है, गेटिंग रॉब्ड ऑफ योर सोल। रॉब्ड का मतलब होता है डकैती हो जाना, चोरी हो जाना, है ना, आपकी आत्मा चोरी हो गई है। The photographer captures the soul। फोटोग्राफर जो है वो आत्मा चुरा के ले जाता है ना, आत्मा पे कब्जा कर लेता है। अब उसके पीछे कारण क्या होगा, वो तो वही है कि भाई एक अनजान आदमी एक काला बक्सा लेके आपके यहाँ आएगा, उसमें क्लिक करेगा, उसमें से छपाक की आवाज़ निकलेगी और एक रोशनी आएगी, वो रोशनी आपकी आंखों को चुंधिया देगी एक सेकंड के लिए, और फिर आपकी तस्वीर एक कागज़ पे छपी हुई होगी। अगर आपको पता ही नहीं है कि फोटोग्राफी कुछ होती है, आपको टेक्नोलॉजी का अंदाज़ा ही नहीं, तो आपको लगेगा कि आपकी आत्मा किसी ने कागज़ पे चिपका ली, चुरा ली, कब्जा कर लिया, है ना। ये सब लिख के मत आना, लिख के इतना ही आना जितना यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटीज despise being interviewed। अब despise का मतलब क्या होता है, being interviewed का मतलब क्या होता है, सेलिब्रिटीज का मतलब तो आप जानते हैं। सेलिब्रिटी तो मतलब बेटा वो लोग जिनको, जो फेमस है, जो पॉपुलर है ना, जिनको लोग सेलिब्रेट करते हैं। डेस्पाइस का मतलब होता है नापसंद करना, डिसलाइक करना, घृणा करना। किस चीज़ से घृणा करते हैं ये लोग, इंटरव्यू से, यानी उनको इंटरव्यू देना पसंद नहीं। ये आज के ज़माने की बात नहीं, आज तो हर कोई इंटरव्यू देना चाहता है, हर कोई पॉडकास्ट पे आना चाहता है। लेकिन एक समय पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, खासकर चैप्टर में जिनका जिक्र किया गया, वो इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते थे, उन्हें नफरत थी इंटरव्यू देने से। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि इंटरव्यूइंग से क्या होगा, इंटरव्यू लेने वाला उनसे ज़्यादा सवाल पूछेगा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, जिससे उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होगी। ठीक है, उनके बारे में ऐसे सच बाहर निकलेंगे जो वो जनता को नहीं बताना चाहते, और उनके बारे में ऐसी बातें निकलेंगी जिससे जनता उनको आम मानने लगी, साधारण मानने लगी। इस सब चीज़ों की वजह से इंटरव्यू, सेलिब्रिटीज़ को इंटरव्यू देना पसंद नहीं था। ठीक है, आंसर लिखते हैं, मोस्ट सेलिब्रिटीज despise being interviewed। देखो क्वेश्चन से निकला इतना सारा, तो क्वेश्चन से ही निकल गया इतना सारा, तो बिकॉज दे थिंक इट इज एन इंटरफेरेंस। बेटा इससे इजी वर्ड मिल नहीं रहा है मुझे, किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने के लिए इंटरफेरेंस वर्ड ही होता है। इसको देखो आप याद कैसे कर सकते हो, INTER, इंटर, FERENCE, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में याद कर लो ना, इंटरफेरेंस। ठीक है, इट इज़ एन इंटरफेरेंस इन देयर पर्सनल लाइव्स। देखो एक तो ये हो गया, एंड इट डिमिनिशेस। डिमिनिशेस का मतलब होता है छोटा कर देना किसी चीज़ को, है ना, डिक्रीज कर देना। लेकिन डिक्रीज नहीं लिख के आएंगे हम, क्या लिख के आएंगे, डिमिनिशेस देयर पर्सनैलिटी। भाई सेलिब्रिटीज़ एक समय पे इतने इतने बड़े पॉपुलर होते थे। अब आप सोचो 50-60 साल पहले जो बड़े एक्टर्स थे, ठीक है, उनके बारे में लोग कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। उनको ऐसा लगता था यार ये सेलिब्रिटी तो सोचते भी अलग होंगे, बातें भी बहुत अलग करते होंगे, खाना भी हमसे अलग खाते होंगे, यानी हम तो दाल चावल खाते तो दाल चावल भी नहीं खाते होंगे, ये तो हीरे जवाहरात खाते होंगे।
फिर वो सेलिब्रिटी से आप बैठ के पूछोगे कि आप अपने घर का राशन खुद भरते हैं, तो वो सेलिब्रिटी झूठ तो नहीं बोलेगा। लेकिन इन चीज़ों से क्या होगा, लोगों की नज़रों में वो एक साधारण व्यक्ति बन जाएगा, यानी उसकी जो पर्सनालिटी इतनी बड़ी सी दिख रही थी लोगों के सामने, अब वो छोटी हो जाएगी, यानी पर्सनालिटी क्या हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी। ठीक है, इसलिए सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू देना पसंद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन thumbprints on his windpipe? ठीक है, अब thumbprints on his windpipe का क्या मतलब? windpipe बेटा आपकी श्वास की नली होती है। ठीक है, श्वास की नली आपकी गर्दन में होती, गले में होती है। ठीक है, thumbprints यानी अंगूठे के निशान। अब इस कहावत का क्या मतलब है, इस वाक्य का क्या मतलब है कि गले पे अंगूठे के निशान पड़ गए। आपके गले पे, किसी के भी गले पे अंगूठे के निशान कब पड़ेंगे? जब कोई गला दबाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गला दबाना क्या है, एक्चुअल में गला नहीं दबाया गया है, किसी को ऐसा महसूस हो रहा है, इतनी घुटन महसूस हो रही है कि उसको लग रहा है कि उसका गला दबा दिया गया हो। ठीक है, तो सॉल बेलो नाम के एक राइटर थे, उन्होंने एक दिन इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में वो इतने परेशान हुए, उनसे इतने पर्सनल सवाल पूछे गए कि उनको लगा कि उनको बहुत सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनको इतनी घुटन महसूस हुई। ठीक है, इसलिए उन्होंने उस एक्सपीरियंस को किस एक्सप्रेशन से डिस्क्राइब किया कि उनके गले पे अंगूठों के निशान पड़ गए, किसके? इंटरव्यूअर के, जैसे इंटरव्यूअर ने उनका गला दबाया हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसका आंसर, सॉल बेलो once gave an interview. He felt very suffocated in it because of the personal, तो हमको नहीं पता कैसे क्वेश्चन है, हम इसको डिफिकल्ट कर लेते हैं ना, डिफिकल्ट क्वेश्चंस। नहीं, डिफिकल्ट लिखेंगे तो हो सकता है एग्जामिनर को लगे कि आप सोचो नौकरी का इंटरव्यू है, हम इसको पर्सनल ही लिख देते हैं, पर्सनल क्वेश्चंस आस्क्ड टू। ठीक है, आसान लग रहा है, उसको घुटन महसूस, ही फेल्ट सफोकेटेड, ही फेल्ट वेरी सफोकेटेड, घुटन महसूस हुई इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि उससे क्या पूछे गए, पर्सनल क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, ही डिस्क्राइब्स इट बाय सेइंग दैट द इंटरव्यू was like thumbprints on his windpipe, which means he felt, उसने इस इंटरव्यू को किससे डिस्क्राइब किया, इस एक्सप्रेशन से, thumbprints on his windpipe, जिसका क्या मतलब होता है, which means he felt that someone was choking him, कि कोई उसका गला घोट रहा है। चोकिंग का मतलब क्या होता है, गला घोटना, है ना। ठीक है, इसको बेटा 4-5 बार पढ़ लो, 2-3 बार लिख लो, ये आ जाता है क्वेश्चन। Who in today's world is our chief source of information about personalities? आज के ज़माने में हमारा चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन है इन पर्सनालिटीज़ के बारे में? बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि इंटरव्यूअर जो है वही सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। अब आप इंटरव्यू देखो, टॉक शोज देखो, पॉडकास्ट देखो, किसी के बारे में जानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि कोई उसके सामने माइक लगा दे, उससे सवाल पूछने लग जाए। ठीक है, तो किसके पास है सबसे बढ़िया सोर्स? इंटरव्यूअर। द इंटरव्यूअर in today's world is our chief source of information about personalities. आसान है, बहुत ही आसान सेंटेंस है। By the interviews के द्वारा ही we get to know about their life and philosophy. इंटरव्यूज के द्वारा ही हम इन पर्सनालिटीज का मतलब वैसे तुम समझते हो ना, व्यक्तित्व, बड़े बड़े व्यक्तित्व। पर्सनालिटी हर किसी की होती है, मेरी भी कुछ पर्सनालिटी, तुम्हारी भी कुछ पर्सनालिटी है, सड़क पे बैठे भिखारी की भी कुछ पर्सनालिटी है। लेकिन अगर इंग्लिश में ऐसे अलग से लिख दिया जाए कि भाई पर्सनालिटीज के बारे में, यहाँ पे बड़े व्यक्तित्व की बात हो रही है, यानी फेमस लोगों की बात हो रही है।
सक्सेसफुल लोगों की बात हो रही है। इस आंसर को 2-3 बार पढ़ो और लिख के देखो, लिखने से याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, हाउ डज एको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और ये बहुत इंस्पायरिंग चीज़ है। अम्बर्टो एको, जिसके बारे में बताया कि इस चैप्टर के अंदर 2 हिस्से हैं, दूसरा हिस्सा क्या है, इस अम्बर्टो एको नाम के प्रोफेसर का इंटरव्यू है। अभी अम्बर्टो एको जो था ये प्रोफेसर भी है, अभी भी है ना, और उसके साथ इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारी बच्चों की किताबें लिखी, एकेडमिक बुक्स लिखी, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखे, रिसर्च वर्क लिखा। तो इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा काम कर लिया। तो इंटरव्यूअर पूछता है कि आप ऐसे कैसे कर लेते हो? तो अम्बर्टो एको कहते हैं कि दुनिया जो है वो एटम से बनी है, और एटम्स 99.99% खाली होते हैं। अगर हम इस 99.99% खाली स्पेस को हटा दें तो एटम सिकुड़ जाएगा। एक एटम सिकुड़ा, ऐसे ही करोड़ों लाखों सभी एटम सिकुड़ेंगे। एटम के सिकुड़ने से हर चीज़ छोटी हो जाएगी। वो कहते हैं अगर पूरी दुनिया के सभी एटम्स की स्पेस ख़त्म कर दी जाए तो पूरी दुनिया एक इतनी सी बॉल बन जाएगी जिसको आप अपनी मुट्ठी में पकड़ सकते हो। वो कहते हैं कि हमारे समय में भी ऐसे बहुत सारी खाली स्पेसेस होती हैं। अगर हम इस खाली स्पेस को ख़त्म कर दें तो हम भी दुनिया को मुट्ठी में कर लेंगे, यानी हम इतना कुछ कर लेंगे ज़िंदगी में कि हमारे सामने सफलता आएगी ही आएगी। ठीक है, एको भी ऐसे ही टाइम निकालता है। एको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, एक एक लम्हे को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। जब वो फ्री होते हैं तब वो लिखने के बारे में सोच रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, वो टाइम वेस्ट करते ही नहीं है। एको फाइंड्स the time to write क्यों नहीं, time to write so much by using each and every moment of his life very wisely। समझ में आ गया होगा आपको। He does not waste a single minute, वो एक लम्हा भी बर्बाद नहीं करते। He is always reading, writing और प्लानिंग अबाउट राइटिंग। ठीक है, या तो वो लिख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं या वो सोच रहे होते हैं कि जब वो लिखने बैठेंगे तब क्या लिखेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा आंसर है, बहुत इंस्पायरिंग चीज़ है। लिखो इसको 2-3 बार। नेक्स्ट, व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट एकोज राइटिंग स्टाइल? एको के राइटिंग स्टाइल में क्या अलग है, यानी उनके राइटिंग स्टाइल में दूसरों से क्या अलग है। ठीक है, अब जो एको है उन्होंने भी एकेडमिक बुक्स लिखी। एकेडमिक बुक्स समझते हैं ना आप, जो आपकी कोर्स की किताबें होती है। तो उन्होंने अपने देश में कोर्स की किताबें भी लिखी, लेकिन उनकी कोर्स की किताबों के लिए भी लोग कहते थे कि यार ये बड़ी अलग है दूसरों से। कारण क्या है, कोर्स की किताबें अक्सर बड़ी बोरिंग होती है ना, उसके अंदर ऐसे फैक्ट्स लिखे होते हैं एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन एको नॉर्मल बातें भी, अपनी डिस्कवरी की चीज़ें भी कहानी के तौर पे सुनाते थे अपनी किताबों में। तो पढ़ने वाले को ऐसा लगता ही नहीं था कि वो कुछ पढ़ाई कर रहा है, उसको लगता था कि वो एक कहानी सुन रहा है, कहानी पढ़ रहा है। ठीक है, तो इससे बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है मामला। एको's writing style was very different from the regular academic writing style। ठीक है, he always told the story of his research which was a very interesting way। ठीक है बेटा, देखो कई बच्चे ना इंटरेस्टिंग को ऐसे लिख के आ जाते हैं, नहीं गलत, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। ठीक है, इस आंसर को फटाफट 2-3 बार लिख के देख लो। देखो कुछ नहीं है यार, 2-3 दिन की मेहनत है, इसके बाद एग्जाम अच्छी हो जाएगी, फिर दूसरे पेपर पे लग जाना। डिड अम्बर्टो एको कंसिडर हिमसेल्फ अ नॉवेलिस्ट और एन एकेडमिक स्कॉलर? अम्बर्टो एको खुद को क्या मानते थे? क्या वो खुद को एक नॉवेलिस्ट मानते थे या वो खुद को एक एकेडमिक स्कॉलर यानी एक प्रोफेसर मानते थे? अम्बर्टो एको ने नॉवेल लिखी, द नेम ऑफ द रोज, बड़ी फेमस हुई। बुक का नाम क्या था? उनकी नॉवेल का नाम था द नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज। ठीक है, बहुत फेमस हुई थी ये नॉवेल।
लोग उनको इससे जानने लग गए। लोगों को पता ही नहीं कि एक प्रोफेसर भी है, लोगों को पता ही नहीं कि इन्होंने कोर्स की किताबें भी लिखी हैं। लेकिन अल्बर्टो इको खुद को कभी भी राइटर नहीं मानते थे। वो बोलते थे कि मैं तो प्रोफेसर हूँ जो टाइम पास के लिए संडे को कहानियाँ लिख देता है। मैं कहानीकार नहीं हूँ जो पढ़ाता है साइड में, मैं प्रोफेसर जो साइड में कभी कभी लिख देता है। ठीक है। Eco considered himself an academic scholar. He called himself a professor who, देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, himself air quotes, a professor who writes on Sundays. वो खुद को कहते थे एक ऐसा प्रोफेसर जो संडे को टाइम पास के लिए लिखता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आखिरी आंसर इस चैप्टर का। इसके अलावा मुझे उम्मीद नहीं है कि ज़्यादा कुछ पूछेंगे, वो पूछ लेते हैं तो बेटा उसके लिए आपसे मेरी सलाह है कि आप चैप्टर्स को एक बार पढ़ें ज़रूर। भले ही पूरा पूरा समझ ना आए, भले ही सर के ऊपर से जाए, आप उसको रीड कर लीजिए। रीड करने से फ़ायदा कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, चलिए, आई गेस दिस इज़ इनफ। ऑल द बेस्ट।